नमस्कार साथियों, जय जनार्दन साथियों। आशा करता हूँ सभी से कुशल होंगे और खुश होंगे। मैं आज बात करेंगे अपने पीटीआई भर्ती। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब सबके मन में सवाल है कि अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, तो अलग अलग समय में करते हैं, तो वो प्रत्येक को पर्सनल जवाब देना तो संभव नहीं है। तो इसलिए इस संबंध में अपने एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे अब आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, उसी दिन सेम डे उसकी अनुशंसा शिक्षा निदेशालय या संबंधित कोई भी विभाग हो, किसी विभाग का रिजल्ट आता है, संबंधित विभाग में अभिस्थापना भेज दी जाती है, अनुशंसा कर दी जाती है, भाई ये हमने सिलेक्ट कर दिए हैं बच्चे और आप इनकी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट करें। तो वो चीज़ जिस टाइम रिजल्ट आता है उसके 5-10 मिनट में, आधा घंटे में ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद रहती है प्रक्रियाएं, जो हार्ड कॉपी होती है फॉर्म की, जो आपने डॉक्यूमेंट वहाँ जमा कराए थे, उसके बारे में। उस प्रक्रिया में क्या होता है कि शिक्षा निदेशालय अपनी टीम भेजता है, चाहे वो जयपुर शिक्षा संकुल से भेजे, जेडी कार्यालय से भेजे या डायरेक्ट बीकानेर से भेजे। तो ऐसा कभी नहीं होता है डायरेक्ट बीकानेर से भेजे, वो जयपुर वाली टीम ही क्या करती है, वो यहाँ से ऑर्डर निकाल दिया जाता है और वहाँ जो भी 2-4 बंदे जो भी नियुक्त होते हैं, 5, तो वो क्या करते हैं, बोर्ड जाते हैं और अब जो भी सिलेक्ट हुए बच्चे हैं उनको फार्म की छटनी कर और उनका मिलान करके, और वो ये दिन लगभग 1 दिन की प्रक्रिया हो जाती है या 2 दिन की प्रक्रिया हो जाती है, और वो संबंधित फॉर्म जो होते हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हो रखे हैं उनके फॉर्म वहाँ से कलेक्ट करते हैं और निदेशालय पहुँचाने का काम करते हैं स्वयं वाहक के माध्यम से। ये तो हो गई यहाँ फॉर्म आने तक की प्रक्रिया दोस्तों। अब आपके फिर दिमाग में आ गया, भाई फॉर्म तो पहुँच गए हमारे, अब क्या। फॉर्म जैसे ही पहुँच जाते हैं उसके बाद में एक विज्ञ टीम लगाई जाती है। उसमें टीम में 10 आदमी से लेकर समय की को देखते हुए, उपलब्धता देखते हुए या कोई भी सिचुएशन को देखते हुए 10 आदमियों से लेकर 35 आदमियों तक की भी टीम लगाई जा सकती है उनको चेक करने के लिए। और वो विज्ञ अधिकारी लगाए जाते हैं जो फर्स्ट ग्रेड लगभग सारे होते हैं, और वो विज्ञ अधिकारी की जैसी ड्यूटी लगाई जाती है तो वो अपना संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देते हैं और उनको एक चेक लिस्ट दी जाती है, भाई इन आधार पे ये डॉक्यूमेंट चेक करने हैं आपको। उस चेक लिस्ट चेक करते रहते हैं फॉर्म, और उसमें दिखाते हैं भाई 10वीं का ओके, 12वीं का ओके, मार्कशीट लगी हुई है नहीं लगी हुई है, सारी चीज़ें फिर से एक बार जांच होती है अच्छी तरीके से, जिससे कोई कमी नहीं रह जाए। ठीक है, ये प्रक्रिया दोस्तों डिपेंड करती है कि कितने कर्मचारी लगाए गए हैं चेक करने वाले, और एक कर्मचारी दिन में कितने फॉर्म चेक करता है। ये निर्भर रहता है दिनों की संख्या पर कि वही फॉर्म चेक होने में कितने दिन लगेंगे। तो पहले तो उन कर्मचारियों का ऑर्डर होता है, फिर वो ज्वाइन करते हैं, टोटल एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट हो जाती है और जल्दी फॉर्म चेक हो जाते हैं और आपका 15 से 20 दिन में सारा काम हो जाता है। लगभग 15 दिन में चेक होने का। एक आदमी 20 फॉर्म भी चेक करता है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं किस हिसाब से फॉर्म चेक होते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रक्रिया होती है, फॉर्म चेक हो गए, सब हो गए, तो उस दौरान आपकी छटनी होती है फिर कि जिसमें हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर छटनी होती है अदर स्टेट और स्टेट डिग्री होगी। जो भी अभ्यर्थी अदर स्टेट से उन्होंने अभी अपनी योग्यता अर्जित की है, जो भी कोर्स किया है, चाहे वो 10वीं बार भी क्यों ना हो, उसकी जांच फिर निदेशालय स्तर से होती है। तो सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में फिर आपका फाइनल प्रक्रिया, जैसे काउंसलिंग वाली डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए आपसे आवेदन मांग लिए जाएंगे और फिर आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। उसमें सप्ताह भर का समय भी हो सकता है, 10 दिन का समय भी हो सकता है अधिकतम। वो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की प्रक्रिया कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया में भी आपका 10 से 12 दिन लगने के चांस हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो छटनी हुई थी अदर स्टेट की, उसमें फिर वही विज्ञ टीम, जरूरी नहीं है जो फॉर्म चेक करी थी उनमें से भी या कोई भी अधिकारी को अलग अलग स्टेट के लिए नियुक्त किया जाता है। भाई आप यूपी की जांच करोगे, आप हरियाणा की जांच करोगे, तो 2-2, 3-3 आदमियों की टीम बनाई जाती है। वो फिजिकली और
संबंधित यूनिवर्सिटियों में जाते हैं और डॉक्यूमेंट की वहाँ जांच के लिए यूनिवर्सिटी में संपर्क करते हैं, और वहाँ जो भी संबंधित यूनिवर्सिटी होती है उसके रजिस्ट्रार के सिग्नेचर वगैरह होते हैं, और वहाँ से वेरिफिकेशन होके आपका बाद में डाक के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, अन्य और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, अन्य जो माध्यम है उनसे वो आपकी जो डिग्री की जांच है वो फिर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और वो आती रहती है। जैसे हरियाणा स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ हैं तो उस हिसाब से वो उनकी जाँच हो गई, फिर वो संबंधित जो टीम होती है वो सभी यूनिवर्सिटी में संपर्क करती है, वहाँ बच्चों को डॉक्यूमेंट की कॉपी ले जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि भाई हाँ ये बच्चे हैं, ये इनके नॉमिनेट नंबर, ये नंबर है, तो हमें इनका वो ब्यौरा दे दीजिए। तो वो टीम रिसीव्ड लेती है यूनिवर्सिटी से और वो टीम अगले अपने पड़ाव पे चली जाती है। फिर संबंधित यूनिवर्सिटी उस पर उसका जो भी डाटा चेक करती है अपने एंट्री के अनुसार कि भाई ये बच्चों ने यहाँ से डिग्री की है कि नहीं की है, तो रोल नंबर और उनका मिलान होता है, और जब ओके हो जाता है तो वो ओके की मोहर लगा के और संबंधित शिक्षा निदेशालय को वाया डाक, मेल जैसे भी माध्यम से वो भिजवा दिए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी तो जैसे काउंसलिंग होती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है, तो जो राजस्थान से जो गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी से बच्चे जिन्होंने कर रखी है, बीपीएड है, डीपीएड है, जो भी है, तो उनको तुरंत ही नियुक्ति का आदेश हो जाता है। वो क्या करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया तो वो नियुक्ति की प्रक्रिया जिला शिक्षा अधिकारी होती है, क्योंकि थर्ड ग्रेड का नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होता है। तो फिर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे आपकी संबंधित जिले में चली जाती है, संबंधित जिले में आपकी, और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है संबंधित जिले में आपका मामला चला जाएगा, फिर निदेशालय में आपकी प्रक्रिया कुछ हो नहीं रहता। फिर निदेशालय वहाँ से इंटीग्रेशन देता है कि भाई आप इतने दिनों में इतनी तारीख तक इनकी काउंसलिंग करा दो और इनको स्कूल आवंटन कर दो। तो फिर वहाँ पे आपको काउंसलिंग में जाना पड़ता है, और काउंसलिंग में जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे अपने फॉर्म भरने के टाइम में, वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनके दो साइड की कॉपी, और उसके बाद अब वो चाहिए, ठीक है। उसके एक्स्ट्रा जो एक शपथ पत्र होता है धूम्रपान का, बच्चों का, और या कोई अदर इशू हो तो उसका, तो ये तो दो कंपल्सरी होते हैं, धूम्रपान वाला, दहेज वाला, और एक बच्चों वाला। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको शपथ पत्र तैयार करवा के ले जाने पड़ते हैं। बाई चांस अगर कोई ऐसे इशू आ जाए तो एक शपथ पत्र आपको अपने साथ में खाली रखना चाहिए, जिससे कि कोई ऐसी बाधा नहीं आए आपके काउंसलिंग प्रक्रिया में। जैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया हो जाती है तो आपको उस प्रक्रिया में स्कूल आवंटन कर दिया जाता है। स्कूल आवंटन होते ही उसी दिन, जो दिन काउंसलिंग होती है, अगर 2 दिन चली है तो दूसरे दिन, अगर 1 दिन चलिए, मतलब 100 बंदे हैं तो 100 एक दिन चली है। तो काउंसलिंग में क्या होता है दोस्तों, अभी मैं बता देता हूँ। काउंसलिंग में जैसे आपको जिला मिल गया तो उसमें जो प्रायोरिटी मिलती है काउंसलिंग में स्कूल चुनने की, जैसे आप 100 कैंडिडेट हैं तो 100 कैंडिडेट में सबसे पहले तो आएंगे विकलांग, ठीक है, और फिर विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, जहाँ तक है इसमें सिलेक्ट नहीं हुई हैं आपको वाली भर्ती में, तो ये काउंसलिंग आती है। फिर तलाकशुदा महिला, फिर सामान्य महिला, जो शादीशुदा होती है या कोई सामान्य महिला से तात्पर्य है कि जो भी उसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो ये जो आपकी काउंसलिंग में है ये इफेक्ट पड़ते हैं, और इनको काउंसलिंग में प्रायोरिटी मिलती है, और इनसे चाहे आपकी पूरे राजस्थान में 1 नंबर रैंक हो, लेकिन आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और आपका 1 नंबर रैंक होगी तो भी आपको पहले जितनी भी ये कैटेगरी हैं, विडो, विकलांग, ये सामान्य महिला, ये सब आपसे पहले आएंगी। उसके बाद में जो पुरुष है, जो चाहे वो फर्स्ट रैंक हो, उसका नंबर उनके सबसे बाद में आएगा स्कूल चूज करने के लिए। तो आपके सामने स्कूलों की लिस्ट रहेगी, आपको 1 दिन पहले अवेलेबल करा दी जाएगी, भाई ये स्कूल, ये सीटें खाली हैं और ये आपको चूज करने हैं। तो वो आप चूज कर लोगे, फिर आपको स्कूल आवंटन हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपने वहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में शपथ पत्र दिए थे और आप वहाँ भी शपथ पत्र लेके जा रहे हो। अब आगे फिर क्या आता है स्टेज, जो लास्ट स्टेज होता है
आपको स्कूल मिल गया, आप स्कूल में संबंधित प्रिंसिपल के पास जाते हो कि सर ये मेरा नियुक्ति आदेश है और ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं। उस समय आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि आप काउंसलिंग के पश्चात या काउंसलिंग का दिन तय हो जाए तो उस काउंसलिंग 2-4 दिन पहले आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल, तो मेडिकल 99% क्या होता है कि ऑर्डर जारी होने के बाद ही बनता है, ऑर्डर के थ्रू ऐसे ही बनता है कि भाई मेरा इस भर्ती में नियुक्ति हो गई है और चयन हो गया और मेरी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट है, इस आधार पर मेरा जो चिकित्सा प्रमाण पत्र वो बनाया जाए। तो संबंधित CMHO ऑफिस से वो बन जाता है, तो ये प्रक्रिया होगी। एक होता है वो पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये दोनों चीज़ें लेटेस्ट होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे पहले करा के छोड़ लेते हैं, फिर उनको काफ़ी परेशानी आ जाती है ना। वैसे संबंधित जो भी संस्था प्रधान होता है वो कहता है भाई लेटेस्ट लेके आओ, तो वो उनका विवेक होता है, ठीक है। कोई अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ होती है, कोई 1 महीने पुराना ही मान लेता है, कोई 15 दिन पुराना ही मान लेता है, कोई लेटेस्ट मांगता है, कोई वैसे वैलिड 6 महीने तक होता है, वो ये सभी को पता है। लेकिन प्रक्रियाएँ होती हैं और वहाँ पे जो संस्था प्रधान होता है वो अपने आप में संस्था का मालिक होता है, तो उसकी जो विवेक होता है वो अपने विवेक के अनुसार उनसे वो डॉक्यूमेंट मांग सकता है। और जो नियम होता है वो 6 महीने तक का वैलिड होता है पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। चिकित्सा प्रमाण पत्र तो अपना आदेश होने के बाद ही होना है। तो ये चीज़ें दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और वही शपथ पत्र जो काउंसिल में लगे थे वैसे के वैसे आपको फिर तैयार कराने हैं, और वो शपथ पत्र आपको दोबारा से देने पड़ेंगे। धूम्रपान, दहेज और एक क्या होता है, और कोई शादी का इशू हो, कोई डिवोर्स का है, कोई ये जो भी है वो शपथ पत्र, मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले धूम्रपान, दहेज ये तो एक में बन जाएगा, ठीक है। एक शपथ पत्र में भी आप बनवा सकते हैं। एक संतान संबंधी होता है घोषणा पत्र, ठीक है, ये आप एक उसमें बनवा सकते हैं। ये तो 50 रुपये स्टाम्प पे अलग अलग 3 जगह भी बनवा सकते हैं। ये प्रक्रिया रहती है। फिर ये सारा काम होने के बाद में आपकी अंतिम रूप से नियुक्ति हो जाती है और फिर रजिस्टर में साइन करते हुए आपकी फोटो लगती है फेसबुक पे। उसके बाद आज तो इतनी बात करेंगे, उसके बाद की भी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आपका रिकॉर्ड तैयार होता है, आपकी एम्प्लॉय ID बनती है, SSO ID है आपकी पहले से बनी हुई है, तो आपको वो दिक्कतें नहीं आती। तो बाद में फिर वो आपको अकाउंट नंबर देना पड़ता है और वो आपका सारा डाटा डिटेल बनता है। वो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि DDO पावर प्रिंसिपल DDO पावर होता है, तो उस हिसाब से वो वहाँ पे आपका करवा देंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये दोस्तों सारी प्रक्रियाएं हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये जो मैंने प्रक्रिया बताई इसमें समय, तो अगर प्रॉपर वे से अगर काम चलता है तो सप्ताह भर में फॉर्म ऑफिस आ जाते हैं, 15 दिन में फॉर्म चेक हो जाते हैं, 20 दिन, 10 दिन आपकी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के मान लो, ठीक है, 1 महीना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद में 5 सप्ताह भर आप काउंसलिंग डेट का समय मान लो, ठीक है, 1 महीना 7 दिन, फिर आपकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग जिस दिन होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो साफ सुथरा बच्चा है जिसने राजस्थान में गवर्नमेंट से अपनी योग्यता अर्जित की है, गवर्नमेंट संस्थाओं से, तो उनकी नियुक्ति 1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जुलाई 2nd वीक। अब आती है बात जिनकी संख्या अधिक भी है, अदर स्टेट वाले। तो दोस्तों जो से भी आपकी ये प्रक्रिया होती है, क्योंकि लगभग तो जब 70-80% काम हो जाता है तो एक साथ ही ऑर्डर आ जाते हैं। उसके बाद में अगर किसी का कोई इशू है, कोई यूनिवर्सिटी का इशू है, वो जब आते रहते हैं तो उसके साथ साथ में ज्वाइनिंग होती रहती है। तो आप ज़्यादा नहीं तो 1 महीना इसमें प्लस कर दीजिए। आपके प्रक्रिया में लगने वाले समय में आपको 1 महीना उनसे कंप्रोम ही ज़्यादा लगेगा, ऊपर हो सकते हैं 10-5 दिन, वो एक अलग चीज़ है। तो जो अदर स्टेट से हैं अभ्यर्थी, उनकी नियुक्ति आप अगस्त लास्ट या सितंबर 1st वीक भी हो सकता है। तो जो ये सारा है ये एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में लगने वाला समय है, इसमें किसी का कोई जोर नहीं होता। और
डिपार्टमेंट कोई भी हो वो जल्दी से जल्दी नियुक्ति करने की प्रयास करता है। राज्य सरकार भी जब उन्होंने इतनी बड़ी भर्ती करा दी और करा दी, इतनी करा रहे हैं, तो वो उनकी मतलब प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके और अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवाया जाए, नियुक्ति दी जाए। तो ये प्रयास राज्य सरकार के और समय समय पर जो उच्च अधिकारी हैं उनके भी ये निर्देश रहते हैं कि काम को तीव्र गति से किया जाए। अब इसके अलावा एक मुद्दा बीच में और है जो मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा है जो बच्चे प्रोविजनल में डाले गए हैं उनको सप्ताह भर का समय दिए गए हैं, और जहाँ तक मेरा आइडिया है सारे बच्चे उसमें पहुँच चुके हैं, अपना जो भी डाउट्स था वो क्लियर करने। जिसके बच्चों के काउंटर सिग्नेचर नहीं हो पाए हैं वो लेट भी हो सकते हैं। बाकी जिनको ओबीसी नॉन क्रिमिनल ऐसा कुछ इशू था तो वो लगभग बच्चे वहाँ पहुँच गए हैं, और सप्ताह भर का समय था। तो आपको सप्ताह भर ये समय हो गया, और सप्ताह भर ऊपर मान के लो कि उनका फिर लास्ट में रिजल्ट निकलता है कि भाई हाँ ये बाहर हो गए, ये अंदर हो गए। तो फिर ये जो मैंने सारी प्रक्रियाएं बताई है सामान्य प्रक्रिया से, इसमें और आपके बाद में बस सप्ताह भर बाद में फॉर्म आने हैं आपके, ठीक है। सप्ताह हो गए, 2 सप्ताह हो गए, अगला सप्ताह और मान लो फॉर्म भेजने में और करने में, ठीक है, क्योंकि फिर वो कम रह जाते हैं तो थोड़ा दबाव कम हो जाता है, तो उस हिसाब से वो प्रक्रिया भी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकती है। तो 3 सप्ताह आपका ऊपर का टाइम मान लीजिए। तो लगभग जैसे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा तो आपको साथ में ही हो जाएगा उस समय, तो ज़्यादा पिछड़ेंगे नहीं आप, तो ज़्यादा चिंता न करें। जो प्रोविजन में हैं और जो क्लियर हो जाएंगे उनके लिए भी ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। तो बाकी जितनी भी सारी प्रक्रियाएँ होती है मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, और तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो भी सूचना होगी वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक के लिए जय जय राजस्थान दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।